नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत खास अंक लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि अगले 1 घंटे में होने वाला एक पावर पैक्ड शो, देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके लिए 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और आज शुक्रिया जया। तो आज से वीकेंड की शुरुआत होती है, लेकिन खबरों का एंड नहीं होता और इसीलिए 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। हम जानेंगे भाजपा के जो 9 वर्ष पूरे हो गए हैं और जिस तरह से जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है उसकी गति क्या है, किस तरह से अलग अलग तरीकों से जनता तक उपलब्धियां पहुंचाई जा रही हैं। WTC के जो मैच चल रहे हैं लंदन में, वहां किस तरह का माहौल है, किस तरह से क्रिकेट प्रेमी वहां पर अपना उत्साह दिखा रहे हैं। इस पर बात होगी कारोबार जगत और ग्लैमर वर्ल्ड से भी। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। लेकिन रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया के कारोबारी जगत से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। आज संपन्न होगी राष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर की बात। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश के संबंधों को बढ़ावा देने पर की चर्चा। सूडान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए जताया आभार और आगामी हज यात्रा के लिए दी शुभकामनाएं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का देश भर में संपर्क से समर्थन अभियान जारी। वहीं दिल्ली बीजेपी को जल्द मिलेगा नया दफ्तर। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास। बेहद गंभीर तूफान में बदल चुका बिपरजॉय। अगले 36 घंटों में और होगा तेज। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत दक्षिणी गुजरात में हो सकता है असर। द ओवल में चल रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज तीसरा दिन। कल का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 151 रन। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से भारत 318 रन पीछे। जापान में चल रहे जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को 11-0 से दी करारी मात। तो नया सवेरा में देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। सबसे पहले जी हाँ, और सबसे पहले अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ की बात। टेलीफोन पर हुई चर्चा के दौरान नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों की समीक्षा की। पीएम ने इस बातचीत के बाद एक ट्वीट किया और बताया कि इस दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश में संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2023 में जेद्दा के रास्ते सूडान में भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान सऊदी अरब के समर्थन के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगामी हज यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा की, जिसका आज आखिरी दिन है। इससे पहले उन्होंने कल भारत सर्बिया व्यापार मंच में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी हुई है। देखिए उससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। सर्बिया की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजधानी बेलग्रेड में औपचारिक स्वागत किया गया। उनके सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुकिक भी मौजूद रहे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली सर्बिया यात्रा है।
बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सर्बिया के समकक्ष अलेक्जेंडर वुकिक के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और समान हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रपति वुकिक के साथ रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई। राष्ट्रपति जी ने बहुत सारे मुद्दों पे भारत के साथ काम करना चाहते हैं, और ऊर्जा के क्षेत्र हो या कम्युनिकेशन हो या व्यापार हो या कृषि हो या टेक्नोलॉजी हो, आईटी क्षेत्र हो या हेल्थ के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं। हम भी सर्बिया भारत का पारंपरिक मित्र है, इसीलिए उनके साथ काम करने के लिए हम भी उत्सुक हैं। राष्ट्रपति ने भारत सर्बिया व्यापार मंच को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस दशक के अंत से पहले तीसरी सबसे बड़ी बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि भारत सर्बिया के बीच व्यापार और निवेश की असीम सामर्थ्य है। All of this indicates the large potential for India-Serbia trade and investment. You are therefore in a moment of opportunity, and we must take advantage of it. We must strengthen our old bridges and also build new ones. It is also time to eliminate the information gap between our two countries. A better understanding of each other's capabilities will help us to discover cost-effective alternate supply sources to meet our requirements. We must have more frequent trade and business interaction like today. अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया के प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक से मुलाकात की। उन्होंने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष व्लादिमीर ऑर्लिक से भी भेंट की। बाद में राष्ट्रपति ने अज्ञात योद्धाओं की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों देशों के संबंधों को आखिर किस तरीके से बेहतर बनाए, इस पर बातचीत की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और सर्बिया न केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी बेहतर संबंधों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन एम ए खान के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, बेलग्रेड। और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का देश भर में संपर्क अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में बीजेपी जुटी हुई है। इन 9 वर्षों में बीजेपी ने कौन कौन से कार्य किए हैं, उससे आम जनजीवन में क्या बदलाव आए हैं, ये बात लोगों के बीच रखी जा रही है। इसके तहत पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रह रहे नामचीन हस्तियों से मुलाकात की और उन्हें मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का एक बुकलेट जारी किया। तमाम केंद्रीय मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट कार्ड भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्टी बूथ स्तर से लेकर दिल्ली तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जनसंपर्क के जरिए लोगों की नब्ज टटोलने का भी प्रयास कर रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो एक तरह से अभियान को चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। संगठन की मजबूती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच देश की राजधानी में पार्टी का कामकाज सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए दिल्ली बीजेपी को नया दफ्तर मिलने जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी कार्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश राज जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। राजेश, सुप्रभात आपको। तो जिस तरह से जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है और आज नया दफ्तर मिलने वाला है, अगर हम दिल्ली की बात करें, उस लिहाज से भाजपा की ये रणनीति 2024 के चुनावों को देखते हुए काफी मजबूत नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का दफ्तर है उसका शिलान्यास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहीं पर जो राष्ट्रीय कार्यालय है, जो मुख्यालय है, और उसी के बगल में जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का शिलान्यास करेंगे। और ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों पर भी बीजेपी का दफ्तर जो है वो बनाने का काम किया है।
ये संगठन और कार्यकर्ताओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश भर में संपर्क से समर्थन अभियान जो चला रही है उसका खासा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुरुआती दौर में 30 मई से लेकर 30 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें शुरुआती दौर में आंचल बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश भर के राज्य मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद अब जो है राज्यवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने अपने मंत्रालय से संबंधित विभागों का जो लेखा जोखा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा कर रहे हैं। कल महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने अपने महिला बाल विकास से संबंधित मंत्रालय का पूरा ब्यौरा उन्होंने देने का काम किया। बताया कि हेल्पलाइन जो है केंद्र सरकार की देखरेख में राज्यों में चलाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के उत्पीड़न और छेड़खानी के मामले में बहुत कमी आई है और हेल्पलाइन जो डेस्क है वो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसी तरह से तमाम विभागों के मंत्री जो है एक एक कर अपने अपने मंत्रालय से संबंधित काम का लेखा जोखा जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं और बीजेपी बूथ स्तर से लेकर दिल्ली जो है देश का जो मुख्यालय देश की राजधानी वहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार जो है वो अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनको वहां पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वक्त देश भर से मिल रही है इन तमाम कार्यकर्ताओं को जब वो जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली में विभिन्न जो इलाके हैं वहां पर रह रहे जो देश की नामचीन हस्तियां हैं उनसे जाकर के उन्होंने मुलाकात की और सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के लिए जो बुकलेट बीजेपी ने तैयार किया है उस बुकलेट को भी उन्होंने देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा पहुंचते हैं, नोएडा के एक स्कूल में टिफिन बैठक करते हैं और उस बैठक में जो तमाम जो उस इलाके के जो बुद्धिजीवी हैं, नोएडा के जो पत्रकार हैं, जो छात्र हैं, उनसे वो रूबरू होते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो अभियान है कि नामचीन हस्तियों से मुलाकात करना और इसके अलावा पार्टी के टिफिन बैठक के जरिए जो इलाके के नामचीन हस्तियां हैं उनसे रूबरू होना, ताकि एक बुकलेट लेकर अगर उनके घर तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं जी राजेश, उनकी कोशिश होती है कि आम लोगों तक उस बुकलेट को भी पहुंचाया जाए। बीजेपी का अभियान जारी है। देखना होगा कि आज कौन से मंत्री आते हैं और अपने विभाग का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल जेपी नड्डा 9:30 बजे के आसपास दिल्ली बीजेपी कार्यालय का आज शिलान्यास भी करेंगे। राजेश, फीडबैक मैकेनिज्म किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम होता है और भाजपा इस बिलीफ में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। उस लिहाज से चाहे हम टिफिन से के जरिए लोगों से संपर्क साधने की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, उस लिहाज से फीडबैक मैकेनिज्म कितना दुरुस्त होता हुआ नजर आ रहा है आपको इस पूरे कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उसकी कोशिश हमेशा रहती है कि सत्ता के जरिए संगठन की बातों को ग्रास रूट तक पहुंचाया जाए। यानी सत्ता जो है वो संगठन को साध कर संगठन के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा छोटी छोटी बातों में बड़ी बातों का एहसास कराते हैं। वो सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। लिहाजा पार्टी के जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, पार्टी की एक कोशिश है कि इससे जनता के बीच से फीडबैक लिया जाए कि आखिर केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का कितना इम्पैक्ट आम लोगों पर हुआ है, वो योजनाएं सरजमी तक कितनी पहुंच पाई है। इन तमाम बातों पर गौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर अन्य लोग हो, उनके द्वारा उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फीडबैक लिया जा रहा है कि कितना इम्पैक्ट आम लोगों का जो है आम लोगों पर केंद्र सरकार की योजनाओं का पड़ा है।
या समझने जानने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मैदान में कूदे हैं और उनके जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं। सांसदों को भी प्रवास करने के लिए कहा गया है कि वो दूसरे क्षेत्रों में जाएं, अपने क्षेत्रों में प्रवास करें, लोगों से रूबरू हो और बूथ स्तर से लेकर तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे यह जानने समझने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार की योजनाएं कितना आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई है और योजनाएं पहुंची है तो लोगों को उसका कितना लाभ मिल पाया है। यह देखने समझने वाली बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है उनके नेतृत्व में अभियान जो है वो पूरे जोर से देश भर में चलाया जा रहा है और यह अभियान 30 जून तक चलेगा। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर अभी हम और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नया सवेरा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और भाजपा यहां पर चला रही है पूरे देश में एक जन संपर्क अभियान। बूथ स्तर से लेकर ग्राउंड रूट तक किस तरह से जिले जिले में जाकर भाजपा अपने 9 साल की उपलब्धियों और कार्य को लोगों तक पहुंचा रही है, जान रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में जो तमाम घोषणाएं हुई हैं, अहम फैसले हुए हैं, इसके चलते हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर में लाभार्थियों का एक अलग वर्ग उभर कर आया है। जब यहां पर एक बार फिर जनता के बीच जा रही है भाजपा अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपने काम को लेकर, किस तरह से आप देख रहे हैं पार्टी के तौर पर, एक संगठन के तौर पर मजबूत होती हुई, और जो इस संवाद है लगातार, जो प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात पर शुरू से जोर देते आए हैं कि हमेशा ही चाहे आप किसी भी पद पर हो, संवाद आपका कायम रहना चाहिए। एक बार फिर यहां पर वो जोर देते हुए उसी बात पर, क्योंकि मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो नारा है, किस तरह से वो यहाँ दिख रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार संसदीय दल के नेता चुने गए थे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जब ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में उनका उद्बोधन होता है, तो उस उद्बोधन के दौरान उन्होंने इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, हमारी सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर तमाम विकास के काम करेगी। और आपने देखा होगा कि 9 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं बनी या जितनी भी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया, उन तमाम योजनाओं के केंद्र में कहीं ना कहीं गरीब रहा। आपने देखा कि 27 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले गए। जनधन खाता खोलना, पहले कहा जाता था कि बैंक तक पहुंचने में आम जो लोग थे उनके होश उड़ जाते थे, क्योंकि बैंक में कई तरह की समस्याएं होती थी, कागजों को देना, उनके लिए सत्यापित करवाना, कई तरह की चुनौतियां होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन खाते के जरिए न सिर्फ कॉमन पीपल को उन्हें बैंक से रास्ता कायम कराया, बल्कि जो भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ जिन्हें मिलता था, चाहे मनरेगा योजना हो या अन्य योजनाएं हो, उनका कैश सीधे खाते में पहुंचने लगा। बिल्कुल, जिस तरह से जो पारदर्शिता हमने देखी तमाम कार्य में, वो एक बड़ी बात है, और कैसे पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये बहुत जरूरी है, और इसको सुनिश्चित करने में इस वक्त जो पूरे अमली जामा है वो लगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, फिलहाल आपसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, अब रुक करते हैं अन्य खबरों को और बात करते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर। इस साल अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से तीव्र होकर अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदल गया। मौसम विभाग ने कहा कि ये अगले 36 घंटों के दौरान लगभग उत्तर की ओर, फिर 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। तूफान के कारण पूर्वी मध्य अरब सागर में 130 से 140
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। पूर्व मध्य, उससे सटे पश्चिम मध्य और दक्षिण अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 12 जून तक ये तमाम जो गतिविधियां हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है। और इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, लगातार हमने देखा है कि कई चक्रवाती तूफान, चाहे हम बात करें अम्फन की या फिर और, क्या बिपरजॉय से भी उतनी डरने की जरूरत है? क्योंकि जो तमाम गतिविधियां जो समुद्र तट से जुड़ी हुई हैं, फिलहाल अभी उन्हें मनाही है करने की। आपने सही कहा कि मनाही है। जितने भी गतिविधियां, खासतौर से जो मछुआरे हैं उनको बोल दिया गया है कि 12 जून तक कोई भी डीप सी में ना जाए, कोई भी समुद्र में ना जाए, और जितने भी जो फिशरमैन एक्टिविटीज है इन सबको बंद कर दिया गया। लेकिन जो एक अच्छी चीज है कि कोई लैंडफॉल की इस वक्त खबर नहीं है। जो अभी तक प्रेडिक्शन IMD की जो बताया जा रहा है कि वो ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है ये ऑल्दो बहुत ज्यादा सीवियर कैटेगरी में आ चुका है। इनफैक्ट पिछले 48 घंटों में ये जो साइक्लोन था, साइक्लोनिक स्टॉर्म से ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया। यानी इसकी जो तीव्रता है उसमें खासा बदलाव आया है। इसमें इस वक्त ये इसकी जो हवा की जो तीव्रता है इसके और इसके जो आसपास का जो पूरा इलाका है वो करीब 140 से 150 के बीच में ये हवा की तीव्रता चल रही है। तो आप कहीं ना कहीं ये जो इसकी जो तीव्रता है इससे समुद्र में ये है, लेकिन ये लैंडफॉल होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये गुजरात के तट से थोड़ा पहले से ही मुड़ के पाकिस्तान और उसके तटवर्ती इलाकों के पास पहुंचेगा। लेकिन वहां पे भी कहाँ तक वो उसका लैंडफॉल होगा वो अभी तक उसकी उम्मीद नहीं है। तो अभी तक जो प्रोडिक्शन, जो लॉन्ग फोरकास्टिंग प्रोडिक्शन होता है IMD का, उसके मुताबिक पिछले अगले जो 36 घंटे हैं वहाँ उसमें इसकी तीव्रता में और थोड़ी सी बढ़ावट आएगी और उसमें इंक्रीज होगा। और उसके बाद अगले 36 घंटे के बाद हम देख पाएंगे कि इसकी तीव्रता में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जो बात है, जिसको लेकर IMD बार बार वार्निंग दे रहा है कि जो तटवर्ती इलाके हैं, खासतौर से पोरबंदर और आसपास के जो कच्छ के इलाके हैं, वहां पे फिशरमैन एक्टिविटीज बंद कर दी गई है और जितने भी पोर्ट वार्निंग होती है उसको चलाया गया, जिससे कि कोई भी समुद्र में ना जाए, क्योंकि समुद्र में इस वक्त जो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो तीव्रता है वो खासा ज्यादा है। अरे तापस, जब भी हम किसी चक्रवाती तूफानों के नामों का जिक्र करते हैं, चाहे अनलिनो हो या फिर अम्फन हो, तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं आपके जरिए, बिपरजॉय जो चक्रवाती तूफान नाम दिया गया, आखिर इसकी वजह क्या है? जी देखिए, 2-3 ये एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है और ये जो नाम होता है ये बंगाली नेम है बिपरजॉय। इसका मतलब है डिजास्टर। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी देश हैं यहाँ पे, तो रीजनल, खासतौर से जो भारत के आसपास रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, और उनको जितने भी, जैसे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कंट्रीज अपने तरफ से एक लिस्ट ऑफ नेम्स देते हैं और वो लिस्ट ऑफ नेम्स ये यहाँ पे दिया जाता है। तो जब भी कोई साइक्लोन होता है तो एक कंट्री के बाद दूसरे कंट्री का नाम आता है। जैसे इससे पहले किसी और कंट्री का होगा, इसके बाद जैसे अभी बांग्लादेश कंट्री का नाम उन्होंने बंगाली का नेम दिया, इसके बाद किसी और कंट्री का नाम आएगा। तो इस तरीके से एक नामों की प्रक्रिया जो है ये एक ऑर्डर में चलती है। एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट में पूरे नाम, हर कंट्री अपने नाम देता है और उस कंट्री के एक एक नाम के बाद दूसरे कंट्री का नाम आता है। जी तपस, बिल्कुल। तो ये जिस तरह से हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि अगले 36 घंटे में इसकी जो तीव्रता है और तेज हो सकती है। जो तटीय इलाके हैं वहां पर इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है और समुद्र में जाने के लिए मनाही की गई है, जो मछुआरे हैं और तमाम जो बाकी गतिविधियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तपस, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबरों में यहाँ पर बात करेंगे मणिपुर की, लेकिन उसके पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते अगली खबर का, जो कि मणिपुर से जुड़ी हुई है, जहां पिछले 2 दिन से हिंसा की घटना की कोई खबर नहीं है और ये एक अच्छी बात है। तो स्थिति शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है। मणिपुर सरकार के जो सुरक्षा सलाहकार हैं कुलदीप सिंह, उनके अनुसार 5 घाटी जिलों में 12 घंटे के लिए, जबकि पहाड़ी जिलों में 10 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी इम्फाल जिले के पोरमपाट पुलिस थाना क्षेत्र से 27 हथियार, 245 गोला बारूद और 41 बम मिले, जबकि बिष्णुपुर जिले से 1 हथियार और 2 बम बरामद किए गए। अब तक कुल 896 हथियार और 11,000 से अधिक गोला बारूद समेत 200 बम बरामद किए जा चुके हैं। वहीं मणिपुर में विस्थापितों के लिए गृह मंत्रालय ने 101 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज को मंजूरी दी। सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्रीय बलों ने राज्य के कई हिस्सों में तलाशी अभियान भी तेज कर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए जश्न मनाए जाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कनाडा में अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा की वकालत करने वालों को समर्थन दिया जाना दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों किया गया। इसके अलावा अगले सप्ताह कनाडा सरकार की ओर से निर्वासन का सामना करने जा रहे करीब 700 भारतीय छात्रों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि कनाडा के अधिकारियों की ओर से उन छात्रों को दंडित करना ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि इन छात्रों ने कुछ गलत नहीं किया है, तो भारत सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए कनाडा सरकार पर दबाव डालेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में काबुल से आए विस्थापित परिवारों के साथ एक महाजन संपर्क अभियान संपर्क से समर्थन के तहत मुलाकात की और उनसे उनका हालचाल जाना। नई दिल्ली के गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा में एक मुलाकात के दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री ने विस्थापित परिवारों का हाल जाना और कहा कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ है। उनके लिए बेहतर परिस्थितियों के तहत ही फैसले लिए जाएंगे। और देश में MBBS की सीटों की संख्या 1,07,000 के आंकड़े को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस साल 8,195 MBBS अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस साल 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेजों सहित 50 मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए गए हैं। अब देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 702 हो गई है। मांडविया ने कहा कि इस वर्ष 83,44,000 से अधिक मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण 1,25,00,000 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन लंबित थे। और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर, पूनम महाजन और प्रवेश सिंह वर्मा ने राहुल गांधी के नाम एक खुला पत्र लिखकर उनकी मोहब्बत की दुकान को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि आपकी मोहब्बत की दुकान सुनकर अच्छा लगा। कांग्रेस यदि इसी पॉजिटिव सोच पर चले तो वाकई कितना बेहतर हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा सांसदों ने बिंदुवार कांग्रेस और परिवार के कारनामों का उल्लेख कर मोहब्बत की दुकान की असलियत खोली है। इसमें कांग्रेस शासन के दौरान हुए दंगे, नेहरू गांधी परिवार द्वारा उनकी ही पार्टी के नेताओं और रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार का जिक्र किया गया है। भाजपा सांसदों ने कहा कि देश की महान विभूतियों के साथ परिवार की नफरत आज भी प्रकट होती है।
सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सर्विसेज पर पाबंदी को लेकर जारी दिल्ली सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इसे लेकर सरकार की पॉलिसी आने तक राजधानी में बाइक सर्विस की इजाजत दी थी। इस आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली सरकार ने फरवरी में ऐप आधारित एग्रीगेटर्स को व्यावसायिक परमिट के बिना सड़क पर बाइक टैक्सी चलाने से रोका था। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक नोटिस में कहा गया था कि आदेशों की अवहेलना करने वाले कंपनियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बाइक का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करता है। और कैबिनेट की ओर से गुरुग्राम मेट्रो रेल को मंजूरी दिए जाने का दिल्ली एनसीआर के लोगों ने स्वागत किया है। इससे न केवल दिल्ली नोएडा से आने वाले लोगों को फायदा होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी राहत भरा फैसला है। गुरुग्राम वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को गुरुग्राम मेट्रो रेल के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी। नई मेट्रो लाइन हुडा सिटी सेंटर और साइबर सिटी सेंटर को जोड़ेगी। 28.5 किलोमीटर की इस एलिवेटेड मेट्रो रूट में 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। 5,452 करोड़ रुपए की ये परियोजना लगभग 4 साल में पूरी हो जाने की उम्मीद है। मेट्रो के इस नए रूट से पुराने गुरुग्राम और नए गुरुग्राम को जोड़ा जाएगा और द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही दिल्ली नोएडा से आने वाले लोग अगर पालम विहार, उद्योग विहार में काम करते हैं तो उन्हें भी इससे सीधा फायदा मिलेगा। उससे बहुत फ़ायदा होगा, आने जाने में बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैफिक की चह पैसे बहुत बचेंगे। बहुत है यहाँ पर ऑटो वालों को मनमाने पैसे जैसे मांग रहे हैं तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा ओल्ड गुड़गांव वालों को। एक तो भारी भरकम जो हमारा रस होता है इससे निजात मिलेगी, और दूसरे कि किसके पास टाइम है, टाइम तो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, इसके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत टाइम की भी बचत होगी और किराया भी कम लगेगा। नई मेट्रो लाइन शुरू होने से न केवल स्थानीय लोगों को पूरे गुरुग्राम में एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी, बल्कि इससे क्षेत्र के विकास में और तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई परियोजना में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि रेलवे स्टेशन तक मेट्रो कनेक्टिविटी दी जा सके। नया रूट रेलवे स्टेशन से पहले प्रकाशपुरी चौक से पालम विहार की ओर जाएगा, जहां से रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रोजेक्ट के लिए किए गए अध्ययन के मुताबिक 2026 तक इससे हर दिन 5,34,000 लोग मेट्रो लाइन से सफर करेंगे। फिलहाल गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो का 11.6 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है और डीएमआरसी की येलो लाइन दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ती है और इसके 5 मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम में ही आते हैं, जिस पर हर दिन 45 से 50,000 के करीब लोग सफर करते हैं। इसके अलावा अगले चरण में गुरुग्राम मेट्रो को दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे तक ले जाने की भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया की हीरक जयंती समारोह को करेंगे संबोधित। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज प्रमुख बंदरगाहों पर सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे। केरल में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बाला ने मल्लापुरम के कारीपुर से हज के लिए महरम के बिना महिलाओं को समर्पित विशेष उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई के झावेरी बाजार इलाके की एक 5 मंजिला इमारत में लगी आग की सूचना मिलते ही दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर। बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। लखनऊ कोर्ट में हुए संजीव जीवा हत्याकांड में 6 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया। बुधवार को सिविल कोर्ट में पेशी पर आए संजीव जीवा पर गोली मारकर हत्या कर दी गई उसकी। आदिवासी नेता और लोक नायक बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है।
आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और अब आइए देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। गुप्त दस्तावेज मामले में घिरे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप को दस्तावेज मामले में मंगलवार को मियामी की संघीय अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त दस्तावेजों को अपने आवास में रखकर जासूसी अधिनियम का किया है उल्लंघन। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटलांटिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऋषि सुनक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके देश उन्नत प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर साझेदारी करेंगे। कनाडा के जंगलों में लगी आग के कारण आसमान में धुएं का गुबार जमा हो गया। धुएं के कारण विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया हवाई अड्डों से विमानों की उड़ान में देरी हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई के परिणामों की प्रशंसा की है और जेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में दोनेत्स्क क्षेत्र में भारी लड़ाई चल रही है ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि इनकी लड़ाई परिणाम हमारे पक्ष में है और मैं उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इन परिणामों को हासिल किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि चीन जल्द ही क्यूबा में एक जासूसी केंद्र खोलने जा रहा है। ये केंद्र अमेरिका के फ्लोरिडा से 100 मील की दूरी पर मौजूद एक द्वीप पर स्थापित किया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक ईवसड्रॉपिंग फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए क्यूबा और चीन के बीच गुप्त समझौता भी हुआ है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। तो आरबीआई पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद शेयर बाजार में गुरुवार को दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 294 अंकों की गिरावट के साथ 62,848 पर, वहीं निफ्टी 91 अंकों के दबाव के साथ 18,634 के स्तर पर बंद हुआ। अगर तमाम सेक्टोरल इंडाइसेस को देखें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, साथ ही सन फार्मा, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ये तमाम शेयर दबाव में नजर आए। वहीं सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर बात की जाए तो ऑटो, बैंकिंग दोनों ही जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स थे उसमें बढ़त देखी गई। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 0.97% की तेजी के साथ $73.23 प्रति बैरल हो गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 0.87% की तेजी दर्शाता है। $77.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। आरबीआई ने बताया कि अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो आप विदेश में आसानी से अब भुगतान कर पाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि विदेशी एटीएम्स, पीओएस मशीन्स और विदेशों में ऑनलाइन पेमेंट के लिए रुपए फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो ज्यूरिसडिक्शन है विदेशों में, अगर कोई पेमेंट में फ्रॉड होता है तो वहां पर केस भी दायर कर सकते हैं आप रुपए कार्ड के जरिए।
और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत खराब रही और रोहित शर्मा और शुभमन गिल सस्ते में पेविलियन लौट गए। चेतेश्वर पुजारा भी कुछ खास नहीं कर सके। विराट कोहली 14 रन बनाकर मिशेल स्टॉक का शिकार बने। इसके बाद अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली, लेकिन जडेजा के आउट होते ही ये उम्मीद भी टूट गई। दिन का खेल खत्म होने तक अजिंक्य रहाणे 29 और भारत 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से 318 रन पीछे है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 469 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली। तो द ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। भारत के प्रदर्शन से कुछ जो प्रशंसक हैं वो निराश दिखे, तो वहीं भारतीय फैंस को उम्मीद है कि भारत अभी भी मैच में वापसी करेगा। आइए सुनते हैं। बॉलिंग वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने और फुल टीम आउट कर दी उन्होंने, बट बैटिंग वॉज टू पुअर। नहीं, दे कुडंट प्ले वेल, यू नो, इंडिविजुअल्स जल्दी जल्दी आउट हो गए, तो दैट वाज दैट। अब लेट्स सी मिडिल बैटिंग ऑर्डर कैसे जाते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो दे हैव टू एटलीस्ट फॉलो ऑन बचाना है इनको, दे हैव टू सेव द फॉलो ऑन। Yes, India is now going to bat, and I think we have high confidence on Virat Kohli, Rohit Sharma, and we trust they may lose or win, but the Indians have their full support. I'm here in England today, so excited and grateful to be watching the match, and let's hope that we go out winning. We have their full support. The last match which happened in Bangalore, I think, Ahmedabad was off due to the rain and the whole change of the match schedule. But today we don't expect the weather to be in our favor, so it's going to be good. I think Virat Kohli is going to give a master very well. You know, last year also it happened like very well, and the climate is very good. I think we depend on Virat Kohli only. Maybe Rohit Sharma is a captain, but we love Virat Kohli. And I know that India is going to win the match. Yeah. We really were very, very hopeful that India will win this time. We came from United States to visit here for the match, but we are a little bit skeptical by the performance of the team. We really hope that some magic happens and India wins. But the last hope was Kohli, and when the wicket was gone, we are planning to go back now. We were here for 2 days. Let's really hope and pray. Fingers crossed. Let's hope India win. दिल चाहता है कि इंडिया जीत जाए, but क्या करे? We'll see. Hope and pray. But this time I feel like it's kind of like they accepted, you know, what's going to happen, and that's what scares me more. I guess let's still see. Hope they just keep trying and magic happens and we win. India's performance, well, it's a bit of a difficult one. They're missing Rishabh Pant, who's a quality batsman who adds depth to the squad. It's a bit difficult coming out of the IPL and coming straight into Test match, so some of the players aren't used to conditions. So they are getting used to it. Australia had more time to prepare, and then they got the Ashes, so it's a bit difficult. It's not great, but they're giving their best shot. Let's hope they can stay in the game today and tomorrow. तो चलिए, अभी उम्मीद बाकी है प्रशंसकों में कि जरूर जो टीम इंडिया है वो वापसी करेगी। और संवाददाता सुचित्रा लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो आइए सीधा रुख करते हैं सुचित्रा का। सुचित्रा, मैच के पहले 2 दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, भारतीय टीम मुश्किल में घिरी नजर आ रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, मैच में लगातार दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय टीम है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यशाली रही। अगर पहले दिन की हम बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरे दिन के खेल के बाद जब मोहम्मद सिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने भी यही माना कि पहले दिन कुछ दुर्भाग्यशाली रहे, कुछ चांसेस थे जो क्रिएट किए थे भारतीय गेंदबाजों ने, लेकिन जो गेंद थी वो गैप्स में गिरी। वही अगर कहीं कैच होते तो सिचुएशन जो है वो काफी अलग हो सकती थी।
और अगर हम दूसरे दिन भी देखें बल्लेबाजी में भी कहीं ना कहीं किस्मत ने जो है साथ नहीं दिया भारतीय टीम का। अगर हम शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के डिसमिसल पर अगर नजर डालें तो एक एरर ऑफ जजमेंट रहा। इस तरह के एरर ऑफ जजमेंट की उम्मीद नहीं की जाती खासतौर से पुजारा से, लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया और लगातार दूसरे दिन जो है ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हमें नजर आया और भारतीय टीम यहां पर इस मैच में बैकफुट पर नजर आ रही है। तो सुचित्रा, हम क्या माने कि आज क्या उम्मीद दिखाई देती है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय फैंस को कहीं ना कहीं बहुत सी उम्मीदें हैं कि टीम फिर से वापसी करेगी मैच में। जी बिल्कुल, कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद हमेशा बरकरार रखनी चाहिए और ये क्रिकेट का खेल है जिसमें कभी भी बाजी पलट सकती है। एक पारी, एक पार्टनरशिप पूरे मैच का रुख पलट कर रख सकती है। हमने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जो बड़ी साझेदारी देखने को मिली थी ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के बीच में, उसने जो पूरी बाजी थी वो पलट कर रख दी। ऑस्ट्रेलिया भी एक वक्त संघर्ष कर रही थी शुरुआती विकेट गंवाने के बाद। भारतीय टीम को भी ऐसी ही एक बड़ी पारी और एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है और अजिंक्य रहाणे अभी क्रीज पर मौजूद है, तो यहाँ से भारतीय टीम की नजर पहले रहेगी कि फॉलो ऑन को किस तरह से अवॉइड किया जाए, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के स्कोर से 318 रन पीछे है भारतीय टीम। तो पहली कोशिश रहेगी कि फॉलो ऑन को टाला जाए और उसके बाद देखते हैं कि कितना बड़ा स्कोर भारतीय टीम पहली पारी में खड़ा कर सकती है, क्योंकि अगर मैच में वापसी करनी है तो यही अब एक रास्ता बचा है भारतीय टीम को। एक बड़ी पारी, एक बड़ी साझेदारी की यहाँ पर जरूरत है। चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आएगा। आज ग्राउंड पर टीम इंडिया का क्या हाल रहता है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़े तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। गुरुवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने चीनी ताइपे को 11-0 के अंतर से करारी शिकस्त दी है। इस जीत के साथ टीम ने पूल ए में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत की जीत में अनु और सुनीलिता टोप्पो ने 2-2 गोल किए। भारत पूल में अविजित रहा है, उसने 3 मुकाबले जीते और 1 मुकाबला बराबरी पर छूटा। तो जर्मनी में इस महीने होने वाले स्पेशल ओलंपिक के लिए भारतीय दल पूरी तरह से तैयार। इस कड़ी में गुरुवार को दिल्ली में सैंड ऑफ सेरेमनी आयोजित हुई, जिसमें खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी शिरकत की। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि उन्हें यकीन है कि इस बार खिलाड़ी पिछली बार से ज्यादा पदक जीतने में सफल होंगे। इन खेलों में भारत की ओर से 198 एथलीट्स भाग लेंगे, जो 16 स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। भारत को रिप्रेजेंट करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जितने खिलाड़ी यहां पर बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई दबाव ना लेकर जाएं, आप अपना 100% दीजिए। आप विश्वास मानिए, आप पिछला रिकॉर्ड तोड़कर आएंगे और पहले से ज्यादा मेडल जीत कर आएंगे। और फ्रेंच ओपन में आज पुरुषों के एकल स्पर्धा में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। अगर हम बात करें पहले मुकाबले की, तो पहले सेमीफाइनल में 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्पेन के 20 वर्षीय कार्लोस अल्कारेज की कड़ी चुनौती मिलेगी। अल्कारेज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, जबकि जोकोविच फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। अल्कारेज यदि फाइनल में पहुंचेंगे तो नंबर की कुर्सी कायम रख पाएंगे, वहीं अगर जोकोविच फाइनल जीतेंगे तो वह फिर से नंबर 1 का ताज हासिल कर पाएंगे। वहीं पुरुष एकल के करने सेमीफाइनल मुकाबले में नॉर्वे के 24 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कैस्पर रूड का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। और देखते हैं खबरें सिनेमा जगत से जुड़ी हुई। तो भारत एक बार फिर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। हालांकि प्रतियोगिता की तारीख और शहरों के जो नाम हैं, उनकी घोषणा होना बाकी है। भारत की सिनी
शेट्टी और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 इस प्रतियोगिता में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने वाली हैं। इस मौके पर मौजूद विश्व सुंदरी कैरोलिना बेलास्का भी मौजूद रही। उन्होंने कहा, भारत पूरी दुनिया में अपने आतिथ्य के लिए जाना जाता है और इस बार भी उनके पास भारत की विविधता भरी संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का अवसर मौजूद होगा। भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी की क्या उम्मीदें हैं, इस पर उनसे खास बात की हमारी संवाददाता रजनी सेन ने। भारतीय महिलाओं ने अपनी खूबसूरती का परचम पूरी दुनिया में एक बार नहीं कई बार लहराया है और एक ऐसी ही खूबसूरत महिला के साथ हम बैठे हैं। सिनी शेट्टी हमारे साथ, जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में एक बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और उनसे बातचीत कर रहे हैं हम। सिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। सिनी, भारत में होने जा रहा है 71वां जो मिस वर्ल्ड है, आपका अभी तक का कैसा अनुभव रहा है एज मिस इंडिया और क्या तैयारियाँ उसकी चल रही हैं? मैं जब आई थी पहली बार मिस इंडिया के कंपटीशन में काफ़ी नॉलेज नहीं थी मुझे कि क्या होता है, कैसे होता है ये। मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस विद मार्केटिंग कर रही थी। बट जब मैंने ये मिस इंडिया का प्लेटफॉर्म देखा तब पता चला कि जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, जीवन में एक ऐसी देने की, दुनिया को वापस देने की एक बात होनी चाहिए और वो मुझे सीख मिली थी यहाँ से। मेरा सफ़र काफ़ी ही अच्छा था। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत ही लोगों से सीखी हूँ। कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों से कुछ पाया है। और मिस वर्ल्ड के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि 140 देशों से यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं और उनको ये बताने के लिए भारत क्या है, भारत के वैल्यूज़ क्या है, उनकी वहाँ की जगह क्या है, उन्हें वहाँ घुमाने का पूरा जिम्मेदारी हम पे आता है क्योंकि हम होस्ट डेलीगेट हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जब हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं की तो सुधा मूर्ति हमारे पास, ऐसी तमाम महिलाएं हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स जिसको कहते हैं, तो बार बार वो साबित करती रही हैं। आपका भी यही मानना है कि ट्रू ब्यूटी जो है वो जिसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो ब्रेन विद ब्यूटी? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जब एक रूम में चल के आओगे, मुझे ये बात से नहीं जानना है, पहचान रहनी है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे ये बात से रहना है कि उसे मिलके मैं वो याद रही वो लड़की, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी सोच है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रतियोगिता में भारत लगातार अपना परचम लहराएगा। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही। आज शुक्रवार है, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से एक मधुर गीत के साथ। कौन सा मधुर गीत सुनवाएंगे? आज हम आपको सुनाएंगे बॉलीवुड की फिल्म लेकिन के गीत यारा सिली सिली का ये संस्कृत वर्णन। और हमें दीजिए इजाजत। फिलहाल नया सवेरा के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। प्रेमिन् मन्दं मन्दं प्रेमिन् मन्दं मन्दं हे प्रेमिन् मन्दं मन्दं प्रिय हे मन्दं मन्दं प्रेमिन् मन्दं मन्दं विरहस्य रात्र्याः ज्वलनम् जीवनं किं हेतात्मा तद्वा किं मरणं प्रेमिन् मन्दं मन्दं विरहस्य रात्र्याः ज्वलनं प्रेमिन् मन्दं मन्दं प्रिय हे मन्दं मन्दम्। मणिबन्धमेतं पुर्यां भग्नकङ्कणैर्युक्तं न हि वेद्मि पूर्वविद्यां किं वा मया त्यक्तम्। मणिबन्धमेतं पुर्यां भग्नकङ्कणैर्युक्तं न हि वेद्मि पूर्वविद्यां किं वा मया त्यक्तम्।
नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।